हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बंशीधर चौधरी एसएमएस साइंस स्कूल उदयपुर वाटी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट में हम चार्ज पढ़ रहे थे। लास्ट कल हमने आवेश के बारे में चर्चा की थी। आवेश की प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के यदि बारे में बात की जाए तो समथिंग प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने टोटली प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है, लेकिन कुछ एक कंपटीशन क्वेश्चन आते हैं जहाँ मैं बात करूँ आवेश की निश्चरता या आवेश की निर्भरता कि क्या आवेश वेग पे निर्भर करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। इसके लिए हम बात करना चाहेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है। इसके लिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि आवेश किसी भी वस्तु पर हमेशा समान रहता है। यदि किसी वस्तु को आपने चार्ज दे दिया तो उस वस्तु पे चार्ज का मान हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। अब वो चार्ज चाहे आपका स्थिर है या वह रन कर रहा है, दौड़ रहा है, किसी भी वेलोसिटी से या एक्सीलरेशन से कैसे दौड़ रहा होगा, चार्ज का मान हमेशा क्या रहता है, सदैव सेम रहता है। लेकिन यदि मास की बात की जाए, द्रव्यमान की बात की जाए तो यह डिपेंड्स ऑन स्पीड। द्रव्यमान स्पीड पे डिपेंड करता है। यदि आप स्पीड बढ़ाते हैं, घटाते हैं या फिर अपने पास में वेलोसिटी की बात कर सकता हूँ मैं, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, वेग पे निर्भर करता है। जिस प्रकार से आप वस्तु को चलाते हैं उस प्रकार से वेग पे। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको पहले भी बताया मैंने, m इक्वल टू एम नोट अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। एम बोर मास के लिए बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे चार्ज आवेश हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन द्रव्यमान, कल भी मैंने अपने चर्चा की थी, द्रव्यमान की यदि बात की जाए तो द्रव्यमान ये अपने पास में वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ मास, वेग या दौड़ते समय, गति करते समय जो द्रव्यमान है वो मान होता है अपने पास में एम नोट क्या होता है, रेस्ट मास। जब चार्ज क्या हुआ हो, रुका हुआ हो, तब क्या बात करते हैं, रेस्ट मास की बात करते हैं। यह है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और ये अपने पास में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट जैसा कि अपने को सबको पता है, स्पीड ऑफ लाइट का मान था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि एक अपने पास में साधारण हम जीवन में जो प्रयोग कर रहे हैं या हम चल रहे हैं, जिस वेलोसिटी से हम चलते हैं उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे भाई नॉर्मल स्पीड में आप पैदल चलते हो, गाड़ी पे चलते हो, बाइक पे चलते हो तो क्या कैसे चलेंगे, 50 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर, 200 मीटर हो जाए, लेकिन इतना तो हम कभी भी नहीं चल पाएंगे। तो इस स्थिति में यदि देखेंगे बहुत छोटी सी राशि में बहुत बड़ी राशि का भाग देंगे तो समथिंग क्या आएगा, जीरो। समथिंग क्या आएगा, जीरो आएगा। और यहाँ पे 1 माइनस 0, तो यहाँ क्या बचा अपने पास 1, और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी स्पीड बढ़ा दी जाए तब इस पर फर्क पड़ता है। जैसे मैं कहूँगा आपके पास में, हम बात करें इलेक्ट्रॉन की। यदि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म सा कण है अपने, और इलेक्ट्रॉन को यदि आप क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तब वह इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से दौड़ता है उसकी कल्पना कीजिए आप। जैसे मेरे पास एक कोई इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को 1 न्यूटन का बल लगा देता हूँ, कई बार आ गई जी, में लगा दिया इलेक्ट्रॉन के। जब इलेक्ट्रॉन के 1 न्यूटन का बल लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड हो जाती है 9.1 × 10⁻31 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका मान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। हाँ, कल एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर रहे थे लास्ट में फाइनल में, उसके लिए हमने और किसी भी वस्तु से एक पिंड से दूसरे पिंड पे जब आवेश जाता है, माना कि अपने पास 6 कूलाम आवेश से जा रहा है, तो इसमें द्रव्यमान कितना लेके गया, तो द्रव्यमान के लिए हमने गलती से 1.6 × 10⁻⁻
19 से मल्टीप्लाई कर दिया था, जो कि गलत था, सॉरी बेटा। अपने पास किससे करेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का वजन ये होता है। और जितने अपने पास में हम इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन थे कितने जो भी होंगे इस इलेक्ट्रॉन से, तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने से क्या करेंगे गुणा कर देंगे और उस द्रव्यमान को परिवर्तित करके बता दें कितना द्रव्यमान अपने पास में गया है। तो ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी की यदि बात करते हैं तो हमेशा द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं कि क्या आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, क्या द्रव्यमान के बिना आवेश संभव है। तो ये हम बात पहले पूर्व वीडियो में कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये बात थी अपने पास में आवेश की निश्चरता की बात कर सकता हूँ, आवेश की निर्भरता की बात कर सकता हूँ। आगे आते चलते हैं अपने पास में मेन प्रॉपर जो टॉपिक है, यूँ कहूँगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का अपने पास में पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन की दृष्टि से भी क्या है इम्पोर्टेंट है। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। लो क्या होता है भाई, लो क्या होता है, हजारों प्रयोग करने के पश्चात किसी एक नियम को प्रतिपादित किया जाता है या उसे अपूर्ण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लो कहते हैं, नियम कहते हैं। तो इसी प्रकार से कूलॉम ने भी, हम जो पढ़ रहे हैं फिलहाल वर्तमान में रेस्ट ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो अपने पास में जब चार्ज रेस्ट कर रहा होगा, चार्ज इज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पहले वीडियो में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे चार्ज जब रुके हुए होंगे तो उनके बारे में अध्ययन करने के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया, उसे ही हम क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं। अब क्या नियम दिया, इसमें क्या क्या किया, वो सब हम करके देखते हैं। कूलॉम ने क्या किए, दो बिंदु आवेश ले लिए भैया, ये दो बिंदु आवेश ले लिए, एक आवेश Q1 ले लिया, दूसरा आवेश क्या ले लिया, Q2 ले लिया, दोनों को R दूरी पे रख दिया, दोनों को R दूरी पे रखा। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव नहीं लगाया तो पॉजिटिव है, लगा देते हैं तो भी अपने पास में क्या है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो इसके ऊपर इसके कारण जो बल लगेगा वो इधर फोर्स लगेगा, इस पे आपके Q2 पे चार्ज लगेगा, किसके कारण, Q1 के कारण फोर्स लगेगा। तो यहाँ अपने पास में F है और ये वाला आपके पास F है, 2 1 फोर्स लगता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहले बात आती है बिंदु आवेश। व्हाट इज डॉट चार्ज, बिंदु आवेश। मैंने दो छोटे छोटे बिंदु ले लिए, अपने पास में पेन, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये पेन है मेरे पास में, बॉल पेन, और इस पेन की निप की डिप की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें जो बॉल है जिससे आप लिखते हो वो एक बहुत छोटी सी बॉल है, क्या आप उसे बिंदु कह सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कह सकते, वो क्या है अपने पास बिंदु है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं, मैंने तो दो वॉलीबॉल ले लिया, ये मोटे मोटे चार्ज ले लिए सॉरी, क्या ये बिंदु है? दोनों वॉलीबॉल मैंने बड़ी बड़ी बॉल ले ली मैंने, क्या ये बॉल अब बिंदु है? यस और नो? यस, ये बिंदु हैं, लेकिन जब इन्हें पास पास रख रहे हैं तब ये बिंदु नहीं है। इनके बीच में दूरी बढ़ा दी जाए, आपके और मेरी दूरी पे, जहां अपने पास में जब एक बॉल मेरे पास रखी हुई है, दूसरी बॉल आपके पास रखी हुई है, तब कैसे दिखेंगे वो? बिल्कुल छोटा सा, अरे तेजा चिन्नी सा दिखेगा ना, वो अपने पास में क्या, उसका बिंदु। अर्थात हम ये कहेंगे अपने पास में कि ये बिंदु आवेश, यहाँ पे बिंदु की कोई विशेष डेफिनेशन नहीं है, बस यही है अपने पास में। यदि कोई वस्तु ज़्यादा बड़ी है तो उसको दूर से देखेंगे तो अपने पास में डॉट के समान, बिंदु के समान देखेंगे। जैसे हम देखते हैं तारों को, देखते हैं तारों को, यदि देखा जाए तो अपने से बहुत ज़्यादा, एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं, तारे बहुत ज़्यादा दूरी पे अपने पास में हैं
और लेकिन बहुत बड़े बड़े वो पिंड हैं, बड़े पिंड होने के पश्चात भी अपने को कितने से दिखते हैं, छोटे से बिंदु के समान दिखाई देते हैं। तो देखिएगा अपने पास में चार्ज Q1 और Q2 अपने को रखा कलाम ने और इनके बारे में अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि अपने पास में एक आवेश Q1 लिया, दूसरा Q2 लिया, दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे, दोनों में क्या हुआ, रिपेल। दूसरा उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने वही दो चार्ज रखे, लेकिन अब की बार जो रखा प्लस का Q1 और आपके माइनस का Q2। अब बीन पे बल लगा, इस पे इस साइड लगा, इस पे इस साइड लगा। अब की बार क्या हुआ, आकर्षण हुआ। ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया है कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, असमान में क्या होता है, आकर्षण। तो ये अपने पास लगने वाले फोर्स, कूलाम का नियम किसको, फोर्स को तो बताएगा अपने को, तो फोर्स के लिए दूसरा प्रयोग किया। तीसरी वस्तु में उन्होंने क्या किया, इसको पकड़ लिया, तब भी ये दौड़ा, इसको पकड़ लिया, तब भी ये दौड़ा, इसको पकड़ लेता है तो भी दौड़ता है, इसको पकड़ता है तो भी ये दौड़ा। ये इधर दौड़ा, वो इधर, ये इधर दौड़ के आता है इधर, तब इसको पकड़ने के पश्चात भी ये दौड़ रहा है। तो आवेश Q1 ऐसा कोई बल या फोर्स जनरेट कर रहा है, ऐसी वस्तु जनरेट कर रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी वह इस पे क्या लगा रही है, बल लगा रही है। इसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। इसके चौथी तरफ अपने पास में जो क्या होगा, फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र के नाम से हम इसको आगे पढ़ेंगे। चलो भैया, ये बात इन्होंने देखी, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पे एक चीज कॉमन थी, जो ये थी, जब Q1 पे बल लग रहा था Q2 के कारण, तब वह बल लग रहा था लेफ्ट साइड में। Q2 पे बल लग रहा था, Q1 पे लग रहा था Q2 के कारण, तब वह बल लग रहा था राइट साइड में। दोनों साइड इनकी क्या, अलग अलग होगी। फिर इसकी बात करते हैं, Q1 के कारण Q2 के ऊपर बल लग रहा था लेफ्ट साइड में, और Q1 पर बल लग रहा था Q2 के कारण राइट साइड में। तो इन्होंने देखा दोनों स्थितियां जो हैं अपने पास में, एक स्थिति ऐसे है कि लेकिन दोनों स्थिति में एक चीज सेम है, वो क्या है, डायरेक्शन सेम है, कि जो बल लग रहा है परिमाण में समान लग रहा है, लेकिन दिशा में क्या लग रहा है, विपरीत लग रहा है। ऐसा सुना सुना सा लग रहा है। दो पार्टिकल होंगे, दोनों पे फोर्स समान लगेगा, दोनों पार्टिकल समान होंगे, लेकिन दिशा इनकी क्या होगी, विपरीत होगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसमें अपने पास में जब आप क्रिया करते हैं तो इधर से प्रतिक्रिया आएगी, अर्थात समान बॉडीज पे विपरीत दिशा में बल लगने की बात हमने क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में 11th क्लास में पढ़ी थी। तो ये बात थी अपने पास में किसकी, कूलाम के नियम में। ऐसे कुछ उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे आलतू फालतू बातें की, लेकिन हमने मेन जो बातें की उन बातों पे हमने डिस्कस किया। अब इन बातों से उन्होंने क्या दिया, एक नियम दिया। इसके बाद में एक समझदार स्टूडेंट आता है आपकी जैसे, और स्टूडेंट ने कह दिया कि सर दो सेम पार्टिकल मैंने ले लिए हैं, चलो सर आपने कहा विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इस पे भी सर विपरीत दिशा में मैं लगा देता हूँ। ये वाला अपने पास में लगा दिया मैंने, ये वाला फोर्स लगा दिया Q1 Q2। क्या सर ये भी संभव है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इन पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो नीचे अलोंग द लाइन बिटवीन टू चार्जेस, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होना चाहिए। इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा तभी अपने पास में कूलॉम्स लॉ लागू होगा, यहाँ पे कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा। अन्यथा वही कंडीशन है, विपरीत दिशा में भी लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है, आवेश भी समान है, घटना जिसके जैसे इसमें घटित हो रही है, लेकिन लाइन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसके अनुसार कूलॉम ने एक नियम दिया। नियम को मैं छोटा सा परिभाषित कर देता हूँ, उसके बाद पहले कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने क्या किया, इस पे लगने वाले फोर्स, दो आवेशों के मध्य लगने वाले फोर्स के लिए F प्रोपोर्शनल Q1 है Q2, एक घटना ले ली कि इस पे लगने वाला फोर्स जो है इन आवेशों के दोनों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरी कंडीशन उन्होंने दे दी F प्रोपोर्शनल 1/r², F प्रोपोर्शनल 1/r²।
आर स्क्वायर कि इन दोनों आवेशों पे लगने वाला बल उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे लगने वाले बल का मान कम होता जाएगा, जैसे जैसे दूरी को कम करेंगे वैसे वैसे लगने वाले बल का मान अधिक बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया समीकरण में 1 व 2 से यदि बात करता हूँ तो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या ले लिया, 3 दे दिया। 2 आवेश रखे, r दूरी के ऊपर मैंने आवेशों को रखा, इन पे लगने वाले फोर्स की गणना की, तो फोर्स के लिए अपने पास में कैलकुलेट होकर जो मान आया वो क्या आता है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। हम पहले से पढ़ते आए हैं यदि प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट क्या ले लिया, के कांस्टेंट लिया और Q1 Q2 अपॉन में क्या आ गया मेरे पास में, आर स्क्वायर आ गया। और समीकरण नंबर 4, यही कूलाम का नियम है। यहाँ जहाँ अपने पास में क्या है, के है, जहाँ के कांस्टेंट है जिसका मान होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैथमेटिकल मान होता है 9 इंटू 10 टू की पावर अपने पास में 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। ये इसका मैथमेटिकल मान होता है। अभी निकालेंगे इसका मात्रा किस प्रकार से कैसे आया। यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट जो आता है वो होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मैथमेटिकल मान होता है अपने पास में 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका मात्रा क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। इससे इन दोनों घटनाओं से हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा तैयार करते हैं। देखिएगा, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसके अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके परिमाण के, उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। समीकरण 1 का काम हो गया। अब समीकरण 2 पे बात करते हैं। तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ साथ बोलेगा कि नहीं, दो आवेशों के मध्य, ये दो आवेश थे अपने पास में Q1 और Q2, इन पे लगने वाले फोर्स को हम ज्ञात कर रहे हैं। तो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी, चार्ज इज एट रेस्ट। और कूलाम ने जो नियम दिया था वो चार्ज इज रेस्ट, रेस्ट कर रहे चार्जों के बारे में उन्होंने, रेस्ट कर रहे चार्जों के मध्य लगने वाले फोर्स को ज्ञात करने के लिए नियम दिया था, जिसे हमने कूलाम के नियम से जाना। ये क्या होता है, समीकरण 1 के अकॉर्डिंग किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये बात F, उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा बल की दिशा, तथा बल की दिशा
उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। याद रखना, यहाँ पे अभी अभी मैंने बताया कहीं दूसरी दिशा में नहीं हो सकता, फोर्स लगेगा तो इस मिलाने वाली रेखा के ऊपर ही कहीं ना कहीं लगने वाला है। तो एक बार फिर से बोलिएगा, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इनको लगने वाला बल इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ऐसा ही नियम हमने पढ़ा था किसमें, 11th क्लास में ग्रेविटी में। वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे हैं, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे। उसमें भी अपने पास में दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल था। सेम एज इट इज यही अपने पास में नियम था। उसमें पिंड है तो पिंडों के लिए चार्ज कीजिए, क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। दूरी यहाँ भी थी, वहाँ सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी आपने लिया था, यहाँ पे अपने पास में क्या लिया है, के ले लिया है। बस यही सिंपल सा है। इसमें कूलाम के नियम में अपने पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको बार बार याद रखना है। लेकिन ध्यान देना, कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। एडवांस लेवल में, 12th क्लास लेवल में कम पूछा जाता है। तो यहाँ यदि सदिश निरूपण की बात की जाए, क्योंकि बल क्या है, एक सदिश राशि। आवेश के बारे में पहले बता चुका हूँ आपको, आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। आवेश चार्ज की कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन बल की दिशा होती है, इसलिए बल क्या है, कि सदिश राशि। ये वेक्टर जब आगे पढ़ेंगे अपने पास में, उसमें करेंगे। 11th में हमने चर्चा कर ली थी। तो बल वेक्टर है तो इस पर क्या लगाएंगे, एफ लगाने वाले। एफ वेक्टर इक्वल टू के कांस्टेंट राशि है, कोई फिक्स्ड मान नहीं होता है, कोई भी कांस्टेंट मान ले सकते हैं, हालांकि मान है। तो ये भी क्या है, एक अदिश राशि है। Q1 आवेश, आवेश भी क्या है, अदिश राशि है। Q2 भी क्या है, आवेश, आवेश भी क्या है, अदिश राशि है। R बोले तो दूरी, दूरी क्या है, कि अदिश राशि है। लेकिन ये जो दूरी है वो दोनों के बीच की सीधी दूरी है, ये वाली दूरी नहीं है। SMS स्कूल से उदयपुर वाटी के घूम चक्कर की सीधी दूरी है। इधर से घूम के अपने पास में सब्जी मंडी से होते हुए ऐसे दूरी नहीं जाएंगे। SMS स्कूल से शाकंभरी गेट की सीधी दूरी है, इधर से जाके ऐसे घूम के घूम चक्कर से नहीं जाएंगे, सीधी दूरी है। तो क्या है ये, विस्थापन। क्या है, विस्थापन। और विस्थापन क्या है, कि सदिश राशि है। तो ये लो अपने पास में विस्थापन सदिश राशि। और हमेशा इसको हम रखेंगे मोड ऑफ में, स्क्वायर अपने पास में, और क्या लगा देंगे सदिशों के लिए, आर केप आपका इस्तेमाल कर लेंगे, जिसे हमने प्रीवियस क्लास में एकांक सदिश के रूप में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था। एकांक सदिश, इसके बारे में चर्चा भी की थी। फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर से एकांक सदिश को हम चेंज करेंगे, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना सा देखना है, एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर वेक्टर का स्क्वायर इनटू आर कैप। ये इसका सदिश रूप कई बार पूछ लेता है, कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। अब इसका सदिश निरूपण भी करेंगे हम, तब भी अपने पास में यही काम में आने वाला है। तो इसकी बात करेंगे जस्ट आगे के टॉपिक में। तो ये वाली अपने पास में बात क्लियर होती है, किसके लिए, कूलाम से लॉ के लिए आपकी बातें क्लियर होती हैं। एफ प्रोपोर्शनल के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसके निकालते हैं मात्रक। अपने पास में यूनिट आई है ना, किसका, एक तो के का मात्रक, एक एप्सिलॉन नोट निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक हमें निकालते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होगी 11th क्लास में, कहीं उन्हें सीखा नहीं होगा, कहीं सीखे हैं तो भूल गए होंगे। तो इसके मात्रक और विमाएं निकालते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।